नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर आए नरेंद्र सिंह तोमर के सामने पद के लालची नेताओं ने गांव से लेकर शहर तक जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। जिन नेताओं के पास 30 समर्थक भी नहीं थे, उन्होंने भी 30-30 फुट के लंबे चौड़े होर्डिंग शहर में टांग दिए। अब खुद नेता पार्टी में ही चर्चा कर रहे हैं। बड़े नेता बड़े ही होते हैं और छोटे नेता हमेशा छोटे ही रह जाते हैं। बड़े नेताओं का आपसी सामंजस्य देखते ही बनता है। बड़ों के बड़े दिल को एक बार फिर महसूस किया है कुछ समझदार और सुलझे हुए लोगों ने। बीजेपी में जबरिया गुटबाजी है, ये बात सर्वविदित हो चली है, लेकिन पार्टी के गलियारों में बार बार एक ही चर्चा हो रही है। कुछ भी कहो, लेकिन पहले मुख्यमंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बगैर किसी औपचारिकता के शहर में कदम रखते ही आशा भाभी की तबीयत पहले जानी और कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष तोमर ने ऐसा कर एक संदेश दे दिया है। वो संदेश ये है कि हमारी पार्टी हमारा एक परिवार है। हालांकि पार्टी के छोटे नेता इस बात से कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। तोमर आए तो पूरी पार्टी गुटबाजी में बटकर गांव से लेकर शहर तक शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई दी। गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन का मिलाजुला मुजाहिरा नेताओं ने सांवेर से ही पेश करना शुरू कर दिया था। सांवेर में विधानसभा चुनाव के दावेदार सावन सोनकर और राजेश सोनकर ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों दावेदारों ने बैनर, पोस्टरों और सांवेर के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहकर अपने नेता नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपना दम दिखाया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन शहर आते ही नगर अध्यक्ष के दावेदार नेता क्या शंकर लालवानी, क्या गोपी कृष्ण नेमा और क्या ललित पोरवाल सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में नहीं चुके। वैसे नरेंद्र सिंह तोमर का टारगेटेड काम संभागीय बैठक के अलावा सुदर्शन गुप्ता का विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का समापन था। इसीलिए तोमर भी इधर उधर की जबरिया नोटंकी पर ज्यादा दिमाग लगाते नजर नहीं आए। हालांकि पार्टी के गलियारों में तोमर के स्वागत सत्कार वाले आयोजनों के बाद राजनीतिक समीकरणों पर बहस शुरू हो गई है। तोमर इंदौर आए और उन्होंने पूरी पार्टी के बीच समन्वय रखा। उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिससे पार्टी में किंचित भी गुटबाजी उभरे। उन्होंने अपने भाषणों में जो भी कहा वो सारा तथ्य के आधार पर ही कहा। वो जहां जहां भी पहुंचे मिशन 2013 और शिवराज सिंह सरकार की हैट्रिक पर जोर दिया। बस यही कारण है इतने गंभीर लीडर के सामने भाजपाई शक्ति प्रदर्शन कर बोने साबित हो गए और बड़े बनते चले गए। दूसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही दबंगई से किया। एक नेता ने दूसरे को धक्के के जवाब में ऐसा चाटा जड़ा कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे गई। इसी तरह स्वागत के दौरान महिलाओं ने भी जमकर दबंगई दिखाई। महिला पार्षद पर चाटा मारने का आरोप लगा, जबकि पार्षद कहती फिर रही है कि यह तो केवल धक्का था। तोमर के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा उत्साह दिखाया कि पोस्टर लगाने से लेकर फाड़ने तक सारे काम कर डाले। यही नहीं, मंच पर हथियार लहराए। क्यों हुआ ना ये दबंगई वाला स्वागत। नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसा नाम है जिसे बीजेपी अनुशासित और गंभीर छवि के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालने के बाद पहली बार इंदौर आए तोमर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर अनुशासनहीनता की। शहर में कई जगह पोस्टर फाड़े, लेकिन तोमर के बीजेपी कार्यालय पहुंचते ही जिस तरह की दबंगाई का परिचय कार्यकर्ताओं ने दिया, उससे तो पार्टी का अनुशासन प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही तार हो गया। पार्टी कार्यालय के सामने लगे मंच पर तोमर के स्वागत सत्कार के इस आयोजन में दबंगाई का मुजाहिरा उस चाटे से पेश किया गया जिसकी गूंज तोमर के जाने के बाद अब भी सुनाई दे रही है। जिसने भी उस चाटे की आवाज सुनी थी, वो नेता अब लोगों को उस आवाज को सुना रहा है। दरअसल तोमर के स्वागत के दौरान मंच पर अचानक भी भीड़ बढ़ गई। इस भीड़ में युवा मोर्चा के पदाधिकारी गुड्डू शुक्ला भी थे। गुड्डू का धक्का अनुसूचित जाति मोर्चा के दिनेश वर्मा को लगा और वर्मा ने आव देखा न ताव बस संपूर्ण अनुशासन का ध्यान रखते हुए बगैर किसी भय के शुक्ला को तमाचा जड़ दिया। अब इस चांटे के बाद पार्टी के गलियारों में ही चर्चा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। पार्टी के गलियारों में सकारात्मक सोच के नेता कहते हैं मामला सेट हो जाएगा, तो कोई कहता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह के दूसरे मामले में MIC की सदस्य और पार्षद पद्मा भोजे का नाम आया है। भोजे पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी की इस नेत्री को मारा है, जबकि भोजे का कहना है कि धक्के से वो खुद गिर गई थी। उस वक्त पीठ पर हाथ लग गया।
इधर नाराज बीजेपी नेत्री गुस्से में है। ये महिला नेत्री विधायक मालिनी गौड़ की पुरानी समर्थक है। इस महिला नेता का चेहरा देख कोई भी कह सकता है कि इसके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तोमर साहब के स्वागत के साथ ही शहर में 2 विवादित मोर्चे तो खुल ही गए, जिसे समय रहते नेताओं को सुलझाने होंगे। इसके अलावा अब भाजपा उन भाजपाइयों की भी तलाश में जुट गई है जिन्होंने अपनों के ही पोस्टर फाड़ डाले। तोमर के लिए ये कहा जाता है कि वे बेहद गंभीर किस्म के लीडर हैं, लेकिन इंदौर के कार्यकर्ताओं ने नगर के मंच पर स्वागत के नाम पर सब कुछ कर दिया। किसी ने जलती मशाल ही तोमर जी को थमा दी, तो किसी ने नंगी तलवारों को लहराकर अपने दबंग होने का परिचय दिया। राजनीति में किसी भी दल का नेता हो, जुबानी गुस्सा दिखाने में बेहद माहिर होता है। अब अपने ही जीतू जिराती को ही ले लो। जिराती ओवैसी यानी हैदराबादी विधायक के कहे से बेहद खफा है। जिराती उसे बार बार ललकार रहे हैं, जबकि उन्हें पता है उनकी ये ललकार शहर के गलियारों तक ही सिमट कर रह जाएगी, लेकिन जिराती है कि मानने को तैयार नहीं। हर काम का एक उसूल होता है, राजनीति का भी उसूल है। जब प्रतिद्वंदी सामने हो तो ही खम ठोको, वरना चुप रहो। लेकिन जीतू जिराती है कि बड़े मामलों में भी जुबानी जंग से ही काम चलाना चाहते हैं। दरअसल मामला उसी हैदराबादी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ा है, जिसके कहे ने हर भारतीय को झकझोर डाला है। जिराती ने भी जब से ओवैसी की कही बातें सोशल नेटवर्क साइट पर सुनी है, तब से वे केवल उसी के कहे की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो जिराती ने जगह जगह गुस्सा दर्ज कराया और अब उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी करना शुरू कर दी है। जिराती अब ओवैसी के खिलाफ जमकर अपशब्द अपने मुंह से बोल रहे हैं, जबकि समझदार लोग जिराती के कहे को केवल जुबानी जंग मान रहे हैं। जिराती ओवैसी को कभी नालायक तो कभी गद्दार करार दे रहे हैं। युवाओं के बीच भाषणों के दौरान जिराती कई बार ओवैसी को ललकारते भी नजर आते हैं। जिराती कहते हैं, ओवैसी यदि एक बाप की औलाद है तो इंदौर की धरती पर एक बार आकर दिखाए। अब जब से ओवैसी के लिए जिराती के कहे शब्द समझदारों ने सुने हैं, तभी से शहर के गलियारों से आवाज उठना शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि आखिर जिराती के बयान सुनकर क्या ओवैसी इंदौर आ भी सकता है? क्या जिराती को इतना नहीं पता कि ऐसे मामलों में यदि वो आहत है तो उन्हें सही अर्थों में क्या करना चाहिए? क्या जिराती के पास इतने बुद्धिमान सलाहकार नहीं है जो जिराती को यह समझाए कि ओवैसी के खिलाफ सचमुच ही कुछ करना ही है तो उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जिराती को इस बात का क्या एहसास नहीं है कि जब ओवैसी तक उनकी आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी तो फिर उनकी जुबानी जंग का क्या मतलब? जब से जिराती ने अपने मन की पीड़ा जग जाहिर की है, गलियारों में वो चर्चा का विषय बन गए हैं। शहर के गलियारों में चर्चा की जा रही है कि जिराती यदि इस मामले में सही अर्थों में आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर इस मामले को सही फोरम तक ले जाए, न कि हल्की फुल्की बयानबाजी कर इस गंभीर मुद्दे को पब्लिसिटी स्टंट बनाए, क्योंकि ऐसे मामलों से हर हिंदुस्तानी आहत है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही जुबान से काम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर बेचारी जनता की क्या बिसात। मंत्री पुत्र आकाश विजयवर्गीय के लिए भले उनके पिता यानी उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुछ ना बोले, लेकिन अब अंकल यानी रमेश मेंदोला ने उन्हें राजनीति में उभारने के लिए काम करना शुरू कर दिया। रमेश अंकल ने आकाश को बातों ही बातों में अपना राजनीतिक वारिस करार दे दिया। ये सुनते ही सारे युवा सकते में आ गए। रमेश अंकल की इस सुरसुरी के बाद राजनीतिक खुसर फुसर शुरू हो गई है। अब नई अटकलें लगाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन में पार्टी के नेता भले ही विवेकानंद जी के कृतित्व का संदेश युवाओं को न दे पाए हो, लेकिन राजनीति का नया पाठ जरूर पढ़ा दिया। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के मौके पर बीजेपी ने एक और युवा तुर्क मैदान में उतार दिया है। अब तक आकाश अपने बूते ग्रामीण और नगर भाजपा से ज्यादा सामाजिक कामों में सक्रियता दर्ज करा रहे थे, लेकिन इस बार 2 नंबर विधानसभा के युवाओं के सम्मेलन में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने अपनी अगली पीढ़ी के नेतृत्व के नाम की घोषणा ही कर डाली। विधायक मेंदोला ने इशारों ही इशारों में आकाश विजयवर्गीय को लेकर वो सारी बातें कह दी जिसे सुन आकाश खुद भी सख्ते में आ गए हैं। आकाश के अंकल विधायक रमेश मेंदोला ने युवा सम्मेलन में यह कहकर सभी को चौंका दिया कि जिस परिवार में योग्य उत्तराधिकारी होते हैं उस परिवार के मुखिया को चिंता भी कम ही होती है। मेंदोला ने यहाँ तक कहा कि हमारे पास आकाश जैसा योग्य उत्तराधिकारी है, आखिर हम कब तक पार्टी संभालेंगे? अब समय युवाओं का है। अब तक आकाश की राजनीति में क्या भूमिका हो, इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जब भी आकाश को लेकर कुछ कहा, बस इतना ही कहा कि उसे जो भी करना है अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बूते पर करना है। लेकिन 12 जनवरी 2013 को अचानक ही आकाश के लिए सीधे किंग मेकर कहे जाने वाले रमेश अंकल कमान संभालते दिखाई दिए। अब रमेश अंकल ने आकाश को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं।
हालांकि आकाश के पिता कैलाश विजयवर्गीय अभी मौन हैं। अब राजनीतिक गलियारों में आकाश विजयवर्गीय को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ रमेश मेंदोला का भी राजनीतिक उत्तराधिकारी के साथ साथ वारिस भी कहा जाने लगा है। राजनीति के गलियारों में रमेश अंकल के आकाश के लिए कहे ये शब्दों पर चिंतन शुरू हो गया है। अभी से अटकलें भी लगाई जाने लगी है, जो शायद कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला भी नहीं सोच और समझ पा रहे हैं। और अंत में बात करते हैं कांग्रेस की। आरएसएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चले घटनाक्रम के बाद अब पार्टी नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को नई राह दिखा रहे। दरअसल संघ प्रमुख का पुतला जलाए जाने से नाराज स्वयंसेवकों ने कांग्रेस नेताओं के घरों के शीशे तोड़े, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर और अर्चना कार्यालय को निशाना बना डाला। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक कहा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पत्थर बरसाने वाले अपनों को महान बताने में जुट गई है। यही बात आम लोगों को हजम नहीं हो रही है। शहर में आरएसएस हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपने अपने कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता के बल पर पिछले सप्ताह जमकर सुर्खियां बटोरी है। कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का पुतला फूंका तो स्वयं सेवक सड़क पर आ गए। स्वयं सेवकों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते आम लोग भी दहशत में आ गए। इसी घटनाक्रम के चलते कांग्रेस हो या संघ, दोनों संगठनों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। पहले संघ और फिर कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और सीधे संघ और बीजेपी दफ्तर पर पत्थर बरसा दिए। दोनों मामलों में पुलिस थाने में एफआईआर हुई और कांग्रेस ने पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही शहर के गलियारों में ये खबर पहुंची कि बीजेपी और संघ कार्यालय पर पत्थर फेंकने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस महिमा मंडित कर रही है, तो एक बार फिर सभी ने अपने अपने कान खड़े कर लिए। कहा जा रहा है कि कोई पत्थर बरसाने वालों को शेर कह रहा है तो कोई 11,000 का इनाम तक दे रहा है। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने ये कौन सी परंपरा शुरू कर दी है। क्या ऐसा करने से अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे? खास बात तो ये है कि पत्थर बरसाने वाले कार्यकर्ताओं की शान में वो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं जो गुंडागर्दी के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, फिर चाहे वो विधायक अश्विन जोशी हो या फिर के मिश्रा। कुल मिलाकर दोनों के कहे की चर्चा शहर के गलियारों में जमकर हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना इनाम मिलना शुरू हो गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सब इसी काम के लिए तैयार रहेंगे। फिर मत कहना काहे का इनाम। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।